तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का केमिकल रिएक्शन का पार्ट 1 हो गया था। और जो लोग क्लास कर रहे हैं हम लोग को पता है मोस्ट प्रोबेबली ये नहीं आएगा। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में जो शुरुआत में हम लोग पढ़े थे जितना उतना ही में से आना चाहिए। ये सब आना मोस्ट प्रोबेबली नहीं चाहिए, बट अगर आया केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, क्या पढ़ते हो यार, परेशान अपने आप को भी करके। तुम लोग को लग रहा है कि इस तरह से करके गार्जियन परेशान होगा चाहे टीचर परेशान होगा। टीचर को क्या मतलब है, 10-15 दिन में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, तुमसे मेरा कोई रिलेशन में नहीं रहेगा, क्या ही करोगे कि किसको परेशान करोगे। माँ बाप को क्या परेशान करोगे, मम्मी पापा तो अपना देख लिए जो उनको करना था करियर में कर ही रहे, तुम ही स्ट्रगल करोगे। एपी से डर लग रहा है, एपी को चैप्टर है उससे डर लग रहा है। उसका भी छूटा हुआ, अमन का भी, वो भी लगातार हर एग्जाम ट्राई किया है कम से कम देने का, चाहे जितना भी नंबर है। तो घूमने चले जा रही, पापा बोल नहीं रहे कि कुछ तैयारी नहीं है, ट्यूशन जाना ज्यादा जरूरी है। पापा को नंबर बताइए अपना सारा एग्जाम का, नहीं बताई होगी, नहीं तो नहीं लेके जाते पापा। तो मामा को दिखाई सब में 0 आ रहा है, फिर भी मामा बोले चलो घूमने। वाह, कौन सा जगह गई थी, 0 आइलैंड गई थी क्या घूमने, डेथ सी, 0 आइलैंड खुला है वहीं जाओ, 0 नंबर आ रहा है। कैसे कोई बता दे कि मेरा ट्यूशन 4-8 में नहीं, 0 नेट 0 पर गार्जियन घुमाने ले जा रहा। बहुत महान गार्जियन है, मेरे तरफ से प्रणाम पैर छू के, जो गार्जियन को पता है कि मेरा बच्चा का ट्यूशन का एग्जाम जिसका कोई वैल्यू नहीं है लाइफ में, उसमें 0 नंबर आ रहा है। तो वैसा गार्जियन अगर तुमको घुमाने ले जा रहा है तो बहुत महान गार्जियन है देश में। अभी कल 26 जनवरी है, परेड में शामिल होना चाहिए, राष्ट्रपति अवार्ड मिलना चाहिए कम से कम ऐसा गार्जियन को। बच्चा को 0 पर तो चला, बच्चा घर से निकाल देना चाहिए और घुमाने ले चला, चलो घूमने। तो इसमें कुछ केमिकल रिएक्शन हो चुका था। पहला वाला इसमें क्या था, पहला कंबसन था, कंबसन पहला नंबर पे था, लिखवा चुका हूं। दूसरे नंबर पर था ऑक्सीडेशन, और तीसरा था एडिशन कम हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। यहां तक हो गया था। और जो लोग पढ़ने में अच्छे हैं, रिएक्शन लिखने से ज्यादा उसके इर्द गिर्द केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन बनता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे व्हाट इज कंबसन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनलेट का जो केरोसिन गैस स्टोव का इनलेट को लगातार क्यों क्लियर करना चाहिए। व्हाट इज कंबसन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है। व्हाट इज कंबसन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एसिटिलीन और एयर का इस्तेमाल करते हैं वेल्डिंग के लिए। व्हाट इज कंबसन से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ अल्कलाइन KMnO4 and acidified K2Cr2O7 can act as an oxidizing agent। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ऐसा कोई क्वेश्चन इस चैप्टर में नहीं है। उस तरह से व्हाट इज एडिशन या हाइड्रोजनेशन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में केमिकली डिफरेंस बिटवीन कैसे करेंगे। उसमें 2 चीज आप देखें, ब्रोमीन वाटर टेस्ट जो कि एनसीईआरटी में नहीं है एक्चुअली में। फिर दूसरे नंबर पर जो था एडिशन हाइड्रोजनेशन वो आपको समझाया गया। फिर इसमें हाउ एडिशन हाइड्रोजनेशन यूज्ड इन वेजिटेबल घी इंडस्ट्री, बटर, वेजिटेबल ऑयल वाला जो केमिकल रिएक्शन था वो सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज एडिशन ऐसा कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं है, ठीक है। उस तरह से चौथे नंबर पर हम लोग देखेंगे, चौथे नंबर पर है इसमें सब्स्टिट्यूशन कम क्लोरीनेशन रिएक्शन। चौथे नंबर पर है सब्स्टिट्यूशन कम क्लोरीनेशन, बट वो एक्चुअली में ब्रोमिनेशन आयोडीनेशन भी हो सकता है। सब्स्टिट्यूशन कम क्लोरीनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन कम, बुक निकालो। ये सब मोस्ट प्रोबेबली इस बार आएगा नहीं तो शॉर्टकट में पढ़ेंगे, हर साल इसको बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, बट इस बार मोस्ट प्रोबेबली आ नहीं रहा है तो कम से कम रिएक्शन और इस पर जो क्वेश्चन बन सकता है वो देख लेते हैं। पेज 71 का है ना, लास्ट में दिखेगा सब्स्टिट्यूशन कम क्लोरीनेशन रिएक्शन। इसमें समझाया गया आप लोगों को कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किसको कहते थे, सिंगल बॉन्ड, और स्टेट चेन में मान लो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, वो आपको पहले बताया गया है कि उसका वैलेंसी कंप्लीट है, फुलफिल है, वो किसी के साथ केमिकल रिएक्शन में जनरली भाग नहीं लेता है। जनरली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर इनर्ट इन नेचर, जनरली इट विल नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, बट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या फिर किसी तरह का भी लाइट, अगर लाइट का मतलब सनलाइट यू कैन से लाइट का इंटेंसिटी अगर ज्यादा हो, वहां पर अभी आप लोग एक चैप्टर पढ़े थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, उसमें ग्रुप 17 हेलोजन में कुछ एलिमेंट के बारे में पढ़े थे, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, उन एस्टिनिन वगैरह तो बहुत नीचे चला गया, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन,
इन सब के एलिमेंट के एटम के साथ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन क्लोरीनेशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इट इज अ वेरी वेरी क्विक रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत स्पीड में हो जाता है। इसी रिएक्शन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन कम क्लोरीनेशन रिएक्शन कहते हैं। पैर नहीं हिलाना। इसी रिएक्शन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन कम क्लोरीनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, मीथेन है, इट इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जनरली इनर्ट है, नहीं रिएक्शन करेगा। क्यों ही करेगा, इसका वैलेंसी कंप्लीट है, बट ये क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के साथ रिएक्शन कर सकता है। क्लोरीन के साथ अगर किया तो क्लोरीन के पास 2 क्लोरीन है, वो एक क्लोरीन इसका रिप्लेस कर देगा, क्योंकि जस्ट अभी उस चैप्टर में पढ़े थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोरीन इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बारे में बात हुआ था। तो ये इसका एक क्लोरीन को हटा देगा, मतलब एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन का जगह लेगा और HCl क्या हो जाएगा, इस रिएक्शन में से बाहर चला जाएगा। तो ये रिएक्शन है, इसी को हम लोग सब्स्टिट्यूशन कम क्लोरीनेशन रिएक्शन कहते हैं। और ये सिर्फ सनलाइट के प्रेजेंस में होगा और ये सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के साथ होगा। ठीक है, तो जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं उन लोग समझ रहे व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन। कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हम लोग, ये हम लोग पढ़े एक तरह का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि कार्बन एंड कंपाउंड में दिखता है। दिस इज नॉट व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज नॉट व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो आप लोग पहले चैप्टर में पढ़े थे, ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वो वाला ऑक्सीडेशन है। यहाँ पर बताया जा रहा था कि कैसे इथेनॉल को इथेनॉइक एसिड बनाया जा सकता है, वो पढ़ रहे थे। इधर भी वही सब्स्टिट्यूशन कम क्लोरीनेशन में एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कि जनरली इनर्ट होता है, नहीं रिएक्शन करता है, बट क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के प्रेजेंस में सनलाइट में ये काफी क्विक रिएक्शन होता है। और इस तरह से क्लोरीन, इसको सब्स्टिट्यूशन क्यों कर रहे हैं देख रहे हो ना, क्लोरीन इसके एक हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, रिएक्शन में सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन परसों ब्रोमीन वाटर टेस्ट लिखवाया गया था। ब्रोमीन वाटर टेस्ट इज अ टेस्ट, केमिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसमें क्या बताया गया था, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दोनों को लेकर के किसके साथ रिएक्शन कर रहा था, ब्रोमीन वाटर के साथ। लेकिन वो अंधेरे कमरे में करने के लिए बोला गया था। परसों जो लोग लास्ट क्लास किए थे, अंधेरे कमरे में नहीं करोगे अगर, तो ये ब्रोमीन है, वो अगर थोड़ा सा भी लाइट प्रेजेंट रहेगा तो वो उसमें ये सब्स्टिट्यूशन कम क्लोरीनेशन रिएक्शन कर देगा बहुत तेजी से। तो फिर जिस मोटिव के लिए तुम करने बैठे थे ब्रोमीन वाटर टेस्ट सैचुरेटेड वाले के साथ, वो फिर फेल कर जाएगा। वो तुमको ब्रोमीन वाटर टेस्ट एक तरीके से बताया गया था, ब्रोमीन वाटर टेस्ट सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में, बट उसको अंधेरे में कमरे में करना है। सनलाइट वाले में करोगे तो ये रिएक्शन हो जाएगा, जिस मोटिव से तुम ब्रोमीन वाटर टेस्ट किए थे वो फेल हो जाएगा। इसलिए ब्रोमीन वाटर टेस्ट को अंधेरे कमरे में करना पड़ता है। बाकी ब्रोमीन वाटर टेस्ट एनसीईआरटी बुक में मेंशन ही नहीं है। ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड को डिफरेंस करने के लिए ब्रोमीन वाटर टेस्ट, बट इट इज नॉट मेंशन इन योर एनसीईआरटी बुक। और केमिस्ट्री और बायोलॉजी में हम लोग खुद बोलते हैं जो एनसीईआरटी बुक में नहीं है उसको मत ही याद करो, पढ़ने पढ़ाने के लिए ठीक है, बट बायो और केमिस्ट्री में जो आपके एटलीस्ट एनसीईआरटी बुक में नहीं लिखा हुआ वो एकदम आउट एंड आउट रटने की जरूरत नहीं है। फिलहाल दिस रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन कम क्लोरीनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन काफी तेजी से आगे भी बढ़ जाता है। इसी रिएक्शन को आगे अगर बढ़ा दिया जाएगा, एक और क्लोरीन गैस, एक क्लोरीन ऐसे एक क्लोरीन गैस तो होगा नहीं, जहां पर भी होगा क्लोरीन का ढेर सारा मॉलिक्यूल होगा, ये इस पे एक बार और सब्स्टिट्यूट करवा देगा, तब क्या होगा थोड़ा बताओ, 2 बार क्लोरीन नहीं, फिर HCl बैलेंस में नहीं कर रहा, ऐसे समझा रहा हूं, ये एक बार और ये रिएक्शन हो जाएगा। क्या हाँ अभी क्या करता हूँ बोलिए, Cl था ना, हाँ ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर गया, क्या बना गया ये, अब एक तरफ हाइड्रोजन है ना, और तीनों तरफ क्या आ जाएगा, और इसके बाद एक बार और कर सकते हैं, इसको नहीं करने की जरूरत है। ये जो बना इसी को हम लोग क्लोरोफॉर्म कहते हैं। और क्लोरोफॉर्म के बारे में आप लोग को मालूम है, सूंघा करके बेहोश कर दिया जाता था पहले, आजकल तो बच्चा लोग खुद सूंघता है उसको, नशेड़ी गंजड़ी लोग। तो ये क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म का भी नाम सुनोगे, मेडिकल साइंसेज में भी इस्तेमाल होता है, कई बार एक्चुअली में जरूरत पड़ जाता है बेहोश करने के लिए। क्लोरोफॉर्म आयोडोफॉर्म का रिएक्शन जो है वो इसी तरह से, इसी रिएक्शन को कंटिन्यू करने पर आता है। दिस इज आवर क्लोरोफॉर्म, एक हाइड्रोजन तीन तरफ क्लोरीन। बाकी आपका बात सही है, इसको एक बार और रिएक्शन करते तो चारों तरफ क्लोरीन आ जाता, कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता, बट वहां तक मेरे को पहुंचाने का जरूरत नहीं था। ये रिएक्शन यहीं पर खत्म हो जाता है, मतलब केमिकली हाउ क्लोरोफॉर्म इज फॉर्म्ड यहां तक करवा करके छोड़ दिया जाता है। इसके आगे एक बार और क्लोरीन बने, कार्बन टेट्राक्लोराइड बने नहीं बने, उससे आपके बुक में ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म तक ही रोक देंगे इस रिएक्शन। बाकी इसमें याद रखना, ब्रोमीन वाटर रिएक्शन जो है उसको अंधेरे कमरे में किया जाता है, क्यों किया जाता है उसको याद रखना। और सब्स्टिट्यूशन कम क्लोरीनेशन में, क्लोरीनेशन के जगह पर वहां पर ब्रोमिनेशन और आयोडीनाइजेशन हो सकता है, एस्टिनीन तक नहीं जाता ये रिएक्शन, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है,
तो नेक्स्ट टॉपिक एनसीईआरटी बुक के हिसाब से इस बार ये आ नहीं रहा है, अगर आता तो इसको हम लोग ऐसे पढ़ते, ये केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड के बाद इसके बाद टॉपिक का फ्यू इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड। दुनिया भर में देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड ऑफ कार्बन। कार्बन का असंख्य इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है, उसमें दो केमिकल कंपाउंड के बारे में अलग से हमें पढ़ना है। एक है हमारा इथेनॉल। इथेनॉल के बारे में हमें मालूम है, इथेनॉल जो है वो अल्कोहल ग्रुप का सेकेंड यही ना है, दिस इज इथेनॉल है ना। इस इथेनॉल के बारे में हमें मालूम है, इसके बारे में पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बारे में नहीं पढ़ना है, पढ़ना है कि इथेनॉल का एक आध केमिकल रिएक्शन कौन कौन सा इन्वॉल्व आपके क्लास में 10th क्लास में दिया हुआ, ठीक है। तो निकालो, पेज नंबर दिखेगा कौन सा 71 72। मैं प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल वगैरह नहीं पढ़ा रहा, पहले बताया हूं और ये टेस्ट में आ भी नहीं रहा है आपका। केमिकल रिएक्शन देख लो। तो पहला सोडियम के साथ रिएक्शन, इसके बारे में बताया था, डीनेचर्ड अल्कोहल वगैरह इथेनॉल के बारे में सब बताया था, डीनेचर्ड अल्कोहल सब बताया था, वो सब नहीं पढ़ा रहा हूं अभी। वी आर टॉकिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, वो भी मोस्ट प्रोबेबली इस बार एग्जाम में नहीं आने वाला। जितना रिएक्शन दिया हुआ मैं सब करवा दे रहा हूं अपनी तरफ से, ठीक है। रिएक्शन विद सोडियम, इस रिएक्शन को एक्चुअली में भी बेटर नोन है सोडियम मेटल टेस्ट। इस रिएक्शन को सोडियम मेटल टेस्ट भी कहते हैं। मतलब आप लोग 10th खत्म होने के बाद 15-16 साल उम्र है, बोर्ड एग्जाम में व्हाट इज रिएक्शन विद सोडियम, ऐसा कोई क्वेश्चन ऐसे थोड़ी होता था। लिखा हुआ रहता था एक एलिमेंट एक्स है, उसमें ये फलाना चीज को रिएक्शन करवाया और वाई बन गया, इस रिएक्शन को सोडियम मेटल टेस्ट कहते हैं। इसमें एक्स पहचानो कौन है, वाई पहचानो कौन है, ऐसा आता है। बाकी इथेनॉल है, डांस एकदम मत करो, समय नहीं है उसका। आई प्रिया बहुत अलग है। तो सोडियम के साथ रिएक्शन करवाना है, सोडियम मेटल के साथ, और ये रिएक्शन इसका होगा और CH3 CH2 O नेगेटिव Na प्लस, यही बन रहा है ना। जैसे सोडियम इथॉक्साइड है, ये है ना, CH3 CH2 है, CH3 CH2 O नेगेटिव Na प्लस प्लस। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व होता है, बैलेंस नहीं है, बैलेंस आप लोग करेंगे। इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं सोडियम इथॉक्साइड, और इस रिएक्शन को एक्चुअली वी टर्म इट एज सोडियम मेटल टेस्ट। इसमें एग्जाम में आता है, एक टेस्ट ट्यूब दिया हुआ, उस टेस्ट ट्यूब में इथेनॉल है, तुमको मालूम नहीं है इथेनॉल ही है, कैसे कंफर्म करोगे कि उस टेस्ट ट्यूब के अंदर इथेनॉल ही है। तो इथेनॉल है, उसका टेस्ट है ये, उसमें क्या डाल देना ऊपर से, सोडियम का मेटल, और एकदम छोटा छोटा टुकड़ा में, क्योंकि जूनियर क्लास में आप लोग पढ़े सोडियम को जैसे हवा में रखते ही आग पकड़ लेता है, थोड़ा बचा के ये करना पड़ता है। छोटा से छोटा टुकड़ा कर करके उस टेस्ट ट्यूब के अंदर डालो, जैसे ही डालोगे उसमें हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर आने लगेगा। हाइड्रोजन गैस दिखता नहीं है, पहले पढ़ाया गया, वो गैस में कैंडल, बर्निंग कैंडल वगैरह लेके जाओगे, पॉप साउंड करेगा, वो पॉप साउंड कंफर्म करेगा कि जो गैस निकल रहा है वो हाइड्रोजन है और जो कंपाउंड अंदर था वो इथेनॉल है। दिस रिएक्शन का कोई केमिकल यूजफुलनेस नहीं है, जैसे आप लोग पढ़े कि वो था एडिशन कम, नहीं क्या पढ़ा था वो, हाँ एडिशन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, उसका इंडस्ट्री में यूज है, फैक्ट्री में, जो वैसा कोई रिएक्शन नहीं है। दिस रिएक्शन को कहते हैं सोडियम मेटल टेस्ट है। सोडियम मेटल टेस्ट करके टेस्ट ट्यूब के अंदर इथेनॉल का प्रेजेंस को हम लोग टेस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी दिस इज सोडियम इथॉक्साइड, हाइड्रोजन गैस, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। दिस इज हाउ इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम, ठीक है। और इसमें एक और रिएक्शन दिया हुआ है जो कि है हमारा डिहाइड्रेशन, है ना, दिस इज नोन एज डिहाइड्रेशन। और इसमें दूसरा वाला जो रिएक्शन है इसका नाम है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन किसको कहते हैं ऐसे सिंपल भाषा में? डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ वाटर, है ना, तो लॉस ऑफ वाटर। तो ऐसा ही है, ये इथेनॉल है, ये इथेनॉल है, और इसमें हमें कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में इस इथेनॉल को गर्म करना है। और कितने पर गर्म करना शायद दिया हुआ, ग्रेटर देन 373 केल्विन लिखा हुआ किताब में कुछ, ग्रेटर देन 443 केल्विन, चलो ठीक है, जो कि कितना हो गया, लगभग 170 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ज्यादा है ना। 170 डिग्री सेल्सियस पर
इथेनॉल को लेना है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में गर्म करना है। तो इस रिएक्शन में से अभी आप लोग बताएं, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर। जैसे ये जो पानी का मात्रा है वो लॉस हो जाएगा, और ये जो है वो इथेनॉल से C2H4 बन गया। जो लोग क्लास किए हैं, ये डबल बॉन्ड वाला इथीन बन गया। इथेनॉल से इथीन बनाने का प्रोसेस है। इथेनॉल से इथीन, प्रोपेनॉल से प्रोपीन, ब्यूटेनॉल से ब्यूटीन बना सकते हैं। मिथेनॉल से मीथीन बना सकते हैं कि नहीं? क्यों? हाँ, क्योंकि मीथीन कुछ होता ही नहीं है। सबसे छोटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डबल बॉन्ड वाला इथीन से ही बनता है, तो मीथीन तो बनता ही नहीं है। क्या? इथेनॉल से इथीन, प्रोपेनॉल से प्रोपीन, ब्यूटेनॉल से ब्यूटीन बनाने के लिए डिहाइड्रेशन रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। डिहाइड्रेशन रिएक्शन इथेनॉल का है, और इथेनॉल का सोडियम मेटल टेस्ट है। ये दो तरह का केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व विद इथेनॉल के बारे में बताया है। इथेनॉल का तो 1000 तरह का केमिकल रिएक्शन हो सकता है, बट दो तरह का आपको याद करने के लिए बोला गया है। वन इज आवर सोडियम मेटल टेस्ट एंड वन इज आवर डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इथेनॉल का बस यही दोनों केमिकल रिएक्शन आपको याद पढ़ने के लिए बोला गया। ठीक है, पढ़ लो और लिख लो कॉपी में। तो इथेनॉल का केवल दो केमिकल रिएक्शन पढ़ना था, डिलीट तो नहीं कर दी। इथेनॉल का केवल दो केमिकल रिएक्शन पढ़ना था। तो उसी तरह से इथेनॉइक एसिड का एक दो रिएक्शन दिया हुआ, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। इथेनॉइक एसिड, इसके बारे में पहले बताया था, ग्लेशियल एसिड है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का सेकंड नंबर पर आता है। इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा है, ये सब पहले कर चुके हैं। इसका केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व लिख रहे हैं, CH3COOH, दिस इज इथेनॉइक एसिड। और इसका शायद एक दो केमिकल रिएक्शन पहले लिख चुके हैं हम लोग, है ना। फिर से लिख देते हैं, ये इथेनॉइक एसिड है। इसका सबसे फेमस रिएक्शन जो आपको पढ़ना है, अच्छा, इसको हम लोग ग्लेशियल एसिड भी कहते हैं, ये पहले बताया हूं मैं एक बार, ग्लेशियल एसिड। वैसे इसका कॉमन नेम ये नहीं है, इसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड, इट्स अ फेमस कंपाउंड। इसका कॉमन नेम भी फेमस है, कॉमन का कॉमन नेम भी फेमस है। ऐसा बहुत कम केमिकल कंपाउंड के साथ। इसका साइंटिफिक नेम इथेनॉइक एसिड, मतलब जो इसका केमिकल कंपाउंड का नाम है, कॉमन नेम एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिड भी बोला जाता है। क्यों, क्या, किसने पहले बताया हूं। थोड़ा सा भी ठंडा करने पर जैसे ग्लेशियर जैसा जम जाता है, वैसा ही इथेनॉइक एसिड जो है वो ग्लेशियर जैसा शेप धारण कर लेता है थोड़ा सा भी ठंडा करने पर, इसलिए इसको ग्लेशियल एसिड भी कहते हैं। बट ये ग्लेशियल एसिड भी कहते हैं, ये कोई केमिकल कंपाउंड का नाम नहीं है। कंपाउंड का नाम तो इथेनॉइक एसिड है, और कॉमन नेम इसका एसिटिक एसिड है। तो ये एसिड है, तो ये कई तरह का रिएक्शन कर सकता है। वो कई तरह का रिएक्शन हम लोग अभी नहीं पढ़ रहे, वी आर स्टडिंग कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन इथेनॉइक एसिड का। किताब में देखोगे मिलेगा पेज नंबर 73 में। पहला नंबर तो सबसे फेमस रिएक्शन है, इस बार आ नहीं रहा है मोस्ट प्रोबेबली, नहीं तो इस चैप्टर का, इस पूरे चैप्टर का सबसे फेमस रिएक्शन वही था, और वो मैं शायद पहले भी लिखा हूं एक बार, है ना। इस पूरे चैप्टर का सबसे फेमस रिएक्शन व्हेन इथेनॉइक एसिड, इस पूरे चैप्टर का सबसे फेमस रिएक्शन है। और वो क्यों फेमस है? एक सबसे फेमस केमिकल कंपाउंड, और अभी जस्ट इससे ऊपर वाला एक और फेमस केमिकल कंपाउंड, इन दोनों का साथ में रिएक्शन है। When ethanol reacts with ethanoic acid, इथेनॉइक एसिड है और ये इथेनॉल है। When ethanoic acid reacts with ethanol in presence of concentrated H2SO4, है ना, ड्रॉप बाय ड्रॉप concentrated H2SO4, एक टेस्ट ट्यूब में इथेनॉल है और टेस्ट ट्यूब में इथेनॉइक एसिड है। दोनों को आपस में जैसे रिएक्शन करवाएंगे और कंसंट्रेटेड H2SO4 अगर रिएक्शन में डालेंगे तो बहुत ही जल्दी से, हम लोगों को ये पहले भी पढ़ा है, उस टेस्ट ट्यूब को सूंघेंगे तो वहां पर स्वीट स्मेल जो है वो आप सूंघ पाएंगे। वो जो स्वीट स्मेल आप सूंघ पाएंगे दैट इज ड्यू टू अनदर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, हम लोग 5 ही फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं, हम लोग 10th क्लास में 5 ही, बट एक्चुअली में इट्स अ वेरी फेमस केमिकल कंपाउंड और इट इज अ फेमस केमिकल कंपाउंड ऑफ अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। इसको हम लोग कहते हैं, कुछ लोग बता रहे हैं दिस इज नोन एज ईस्टर। इस केस में ये बनता है CH3COO C2H5, यही है ना, CH3COO C2H5 यही होगा। CH3 तो अजीब सा नहीं लगा, मिला के लिख दिया। CH3CO C2H5, दिस इज इथाइल इथेनोएट। इस कंपाउंड का नाम दिस इज इथाइल
इथेनोएट। जो लोग पहले पढ़े थे उनको याद होगा, ये कोई एक कंपाउंड नहीं है, दिस इज अ कंपाउंड ऑफ अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ये पूरा का पूरा एक फंक्शनल ग्रुप है और ये एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है। इसी तरह के कंपाउंड का इस्तेमाल आपके परफ्यूम में, डिओड्रेंट में कंपलसरी है। इतर जो होता है उसमें कंपलसरी है कि इथाइल इथेनोएट ईस्टर का इस्तेमाल किया रहता है। कैसा भी परफ्यूम, डिओड्रेंट में ईस्टर का इस्तेमाल जरूर किया हुआ रहता है। दिस इज ईस्टर का एक केमिकल कंपाउंड लाइक इथाइल इथेनोएट। ये खुद का एक फंक्शनल ग्रुप है जिसके बारे में सीनियर क्लासेस में आप लोग पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोग याद करेंगे, इथेनॉल को इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, a sweet smelling substance called ester is formed. This reaction is known as esterification reaction. इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं esterification reaction। और esterification का स्पेलिंग थोड़ा उल्टा पुल्टा हो रहा है, esterification रिएक्शन। और इस बार कोविड को लेकर के सिलेबस कम ज्यादा नहीं किया जाता, तो ये ही वो रिएक्शन है जिसमें कि 100% एफिशिएंट आदमी बोल सकता था कि कुछ आए ना आए, आपके बोर्ड एग्जाम में ये जरूर आएगा। आज तक ऐसा हुआ नहीं कि स्टेरिफिकेशन रिएक्शन से क्वेश्चन नहीं आया बोर्ड्स में, बट इस बार जैसा आपका सिलेबस कट किया है उस हिसाब से शायद इसकी बारी नहीं आए। बाकी इट्स अ वेरी फेमस केमिकल कंपाउंड ईस्टर, अ वेरी फेमस केमिकल रिएक्शन व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विद इथेनोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, a sweet smelling substance called ester is formed. It is a type of ester which is mentioned in your book or board. Its name is ethyl ethanoate. ठीक है। और इस रिएक्शन में कई किताब में प्लस H2O दिखेगा, किसी किसी में नहीं दिखेगा। देखो अपना अपना बुक में देखो, एक बार देख लो बढ़िया। किसी में प्लस H2O होगा, किसी में नहीं भी होगा। सब में है क्या? नहीं वाले कोई है ना? तो एनसीईआरटी का बुक है, लेकिन किसी किसी बुक में है, किसी किसी में नहीं है। मैं तो लिखूंगा इसमें होता है प्लस H2O, आई विल राइट H2O इस रिएक्शन में निकलता है, बट बुक में कई बुक में मेंशन नहीं भी किया हुआ। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट साइड बुक, वी आर टॉकिंग अबाउट एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी में आधे में H2O दिया हुआ, आधे में नहीं दिया हुआ, बट H2O लिखेंगे। इथेनॉल इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ईस्टर का फॉर्मेशन होगा, H2O निकलेगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। और ईस्टर का इस्तेमाल जो है परफ्यूम डिओड्रेंट में होता ही है। किसी भी तरह का ईस्टर का इस्तेमाल परफ्यूम डिओड्रेंट में होता ही है, कंपलसरी है। ठीक है। तो कई सारे किताब में यहां पर ऐसे रिवर्सिबल रिएक्शन मेंशन है, कई पे मेंशन नहीं है। तो हम लोग अभी फिलहाल इसके रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे, नहीं मेंशन है किताब में। बट केमिस्ट्री में आप लोग केमिकल चेंज पढ़े थे 9th क्लास में। केमिकल चेंज को क्या नहीं कर सकते हैं? रिवर्स नहीं कर सकते। देयर आर फ्यू केमिकल रिएक्शन जिसको रिवर्स कर सकते हैं। केमिस्ट्री में कोई चीज पक्का नहीं है। केमिकल चेंज में केमिकल रिएक्शन आप लोग पढ़े थे, रिवर्सेबल नहीं, बट देयर आर फ्यू केमिकल रिएक्शंस दैट कैन बी रिवर्स। इस रिएक्शन को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, बट रहने देते हैं, बुक में नहीं गिवन है। बट दिस रिएक्शन कैन बी रिवर्स्ड एक्चुअली में। खैर, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कह रहे हैं? इस रिएक्शन को हम लोग कह रहे हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ओके, अब इसी को आगे भी खींचा गया। ये रिएक्शन यहाँ पर खत्म नहीं होता, पूरा रहा है, पूरा नीचे लिखने पर आ जाएगा थोड़ा। पहले भी मैं पढ़ाया था, ये रिएक्शन ऐसे होता ही नहीं है, मतलब कंप्लीट नहीं होता। इसको कंप्लीट करना पड़ता है। इसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग इसी इथाइल इथेनोएट को दोबारा लेंगे। पन्ना पलटो एनसीईआरटी का, पीछे पेज में, पेज नंबर क्या है? 73 74 क्या है? 74 पर थोड़ा नजर घुमाओ, पेज नंबर 74। इसी इथाइल इथेनोएट को लेना है, ईस्टर को, CH3COO-C2H5, यही वाला है इथाइल इथेनोएट। और इसको फिर रिएक्शन करवाना है बेस के साथ। प्लस में लिख सकते हैं, वी कैन टेक इट एज प्लस। इसको प्लस में लिख सकते हैं। इसको रिएक्शन करवाना है बेस के साथ। इसको रिएक्शन करना बेस, और बेस में जरूरी नहीं कि NaOH के साथ करवा, तुम KOH के साथ करवा लो। अब एसिड बेस एंड सॉल्ट तुम्हें पढ़ाने नहीं बैठूंगा, बेस पढ़ाया गया है। NaOH से जरूरी नहीं है करवाने का, आप किसी भी बेस के साथ करवा सकते हैं। ठीक है। तो इसमें होगा क्या? यहाँ पर CH3COO-Na, इसका फॉर्मेशन होगा, और जो इथेनॉल है वो इथेनॉल ही इस रिएक्शन में वापस आ जाएगा, CH3COO-Na। और जो जिस इथेनॉल से ये रिएक्शन करवा करके ईस्टर बनाए थे वही वापस आ जाएगा। जमा ही लेना बंद करो, जैसे C2H5OH। तो ये एक ईस्टर था, ईस्टर को एक बेस के साथ रिएक्शन करवाए हैं, एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, इसका नाम है सोडियम एसीटेट। और ये जो इथेनॉल जो तुम्हारा बर्बाद हुआ था ईस्टर प्रोड्यूस करने में, वो वापस तुमको
मिल भी जाएगा इस रिएक्शन से। और इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं दिस रिएक्शन इज नोन एज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। अब जो लोग मेरे पास पहले पढ़े हैं चैप्टर उन लोगों को बताया गया था इसको सैपोनिफिकेशन इसीलिए कहते हैं क्योंकि ऐसा ही रिएक्शन का इस्तेमाल हम लोग सोप के फॉर्मेशन के लिए करते हैं। ये तो सोडियम एसीटेट है बट सोप का नाम आपको लिखवाया गया था कॉपी में, सोडियम पैल्मिटेट, सोडियम और कौन सा लिखवाया था, एक पैल्मिटेट लिखवाया था और एक और लिखवाया था सोडियम पैल्मिटेट और सोडियम स्टीयरिएट, याद आ गया, सोडियम पाल्मिटेट, सोडियम स्टीयरिएट। मतलब ये तो एक CH3CONA है ना, वो 17 कार्बन का 15 कार्बन का जो इस तरह का सॉल्ट बनता है उसी को हम लोग सोप कहते हैं। ऐसे ही रिएक्शंस का इस्तेमाल सोप बनाने के लिए किया जाता है। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन आर कॉल्ड सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। जब भी घर पर याद करते हैं दोनों रिएक्शन को एक साथ याद करना है। इथेनॉल इथेनॉइक एसिड से ईस्टर बनेगा, उस ईस्टर को एक बेस के साथ ट्रीट करोगे तो जो इथेनॉल है वापस तुम्हारा रिएक्शन में वापस आ जाएगा। इस रिएक्शन का इस्तेमाल दो तरीके से करते हैं, इससे हम इथेनॉल को वापस भी लेकर के आते हैं और इसी रिएक्शन के जैसा केमिकल रिएक्शन का इस्तेमाल साबुन बनाने के प्रोसेस में भी किया जाता है। दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। कभी भी 10th में, अब 12th में मिलेगा, 11th में नहीं, 10th में 12th में कभी भी एस्टरिफिकेशन और सैपोनिफिकेशन को साथ में ही रख करके पढ़ाया जाता है। ये दोनों रिएक्शन हमेशा साथ में ही इंडल्ज करना है, ठीक है, तो इसको नोट कर लो। बाकी दोनों रिएक्शन हो गया यहां तक। इसके बाद वाला रिएक्शन वैसे भी आसान है काफी, क्योंकि इसके बाद वाला बात हम लोगों को मालूम है, वही चीज बस लिख देना है। मिटा दो ये, किसके बारे में पढ़ रहे थे, इथेनॉइक छोड़ो भी, मतलब ठीक है इथेनॉइक तो है ही, एसिड के बारे में। तो अब एसिड बेसिनल सॉल्ट में कुछ चीज सीखे थे एसिड के बारे में, वो सब रिएक्शन तो काम करेगा ही ना इसमें, वो सब लिख देते हैं, है ना। मिटा दो। एस्टरिफिकेशन एंड सैपोनिफिकेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल एज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी चीज नोन वाला है जो कि हमें पहले से मालूम है। ये एक एसिड ही है, एसिड ही है ना, तो एसिड को बेस के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट। और सॉल्ट फॉर्मेशन एसिड बेसल सॉल्ट में सिखाया गया आप लोगों को कैसे होता है। CH3COO नेगेटिव Na प्लस प्लस H2O बाहर आ जाएगा, ठीक है। दिस इज अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे, जिसे सोडियम एसीटेट था ये। अभी फिलहाल इसके सोडियम एसीटेट होने से फर्क नहीं पड़ता है, अभी फर्क पड़ता है ये एक एसिड है और ये एक बेस है और ये एक सॉल्ट है और ये वाटर है। सो इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और यू कैन से इट इज एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो एक सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा, तो इसमें कुछ खास बात नहीं है, ठीक है। इस तरह से अगला वाला भी हम लोग पढ़े थे, ये एक एसिड है, कुछ लोग तो पढ़ाई नहीं किए साल भर, बाकी लोग पढ़े। अभी जस्ट अभी थोड़ा देर पहले ये चीज पढ़े थे, मेटालिक कार्बोनेट और मेटालिक बाइकार्बोनेट, ये ले लो चाहे NaHCO3 ले लो। जो लोग फर्स्ट चैप्टर से ये चीज पढ़ रहे हैं, मेटालिक कार्बोनेट बेस तो नहीं है बट बेसिक प्रॉपर्टी जरूर शो करता है। तो आखिर ये एक एसिड है और ये फिर बेस है, बेस तो नहीं एक्चुअली में बेसिक है। यहाँ पर भी क्या बनेगा, यहाँ पर भी सॉल्ट होगा, यही वाला सॉल्ट होगा। हाँ लेकिन हाँ जो लोग पढ़ाई किए साल भर उनको मालूम है कि ये बेस तो था नहीं, बेसिक था, तो इसमें एक CO2 भी निकल जाएगा और H2O निकल जाएगा, तो ये रिएक्शन हो गया। तो ये दोनों रिएक्शन जो अभी लिखे हैं ये नोन था, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड प्लस मेटालिक कार्बोनेट और मेटालिक बाइकार्बोनेट जो कि बेसिक ही होता है तो भी रिएक्शन होगा, तो एक सॉल्ट बनेगा बट साथ में CO2 प्लस वाटर जो है वो निकलेगा। ये हमें चैप्टर 2 में भी मालूम था, ये चीज जो अभी अंत का दो रिएक्शन लिखे हैं ये हमें चैप्टर 2 में भी मालूम था। इसमें खास रिएक्शन जो है वो एस्टरिफिकेशन ही रिएक्शन था, और एस्टरिफिकेशन बिना सैपोनिफिकेशन की इनकम्प्लीट है, तो एस्टरिफिकेशन और सैपोनिफिकेशन दोनों साथ में, ठीक है। जल्दी से नोट करो। और ये पेज नंबर 61 निकालो और टॉपिक चेक कर लो, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। पेज नंबर 61 और चेक कर लो टॉपिक एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो एलोट्रॉप वर्ड के बारे में सुने हैं आप लोग, है ना। एलोट्रॉप्स का मतलब वेरियस फॉर्म्स, लिखते भी रहो, वेरियस फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सिमिलर, एक ही एलिमेंट है तो उसका सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज ही होगा। एक ही एलिमेंट का अलग अलग फॉर्म जिसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है बट वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज, बट वेरिंग फिजिकल
properties are called allotropes. एलोट्रॉप्स अलग अलग फॉर्म एलिमेंट का जिनका केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर ही होगा क्योंकि एक ही एलिमेंट का अलग अलग फॉर्म है, बट फिजिकल उसका स्टेट नेचर प्रॉपर्टीज अलग अलग होगा। वैसे वेरियस फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट को हम लोग कहते हैं एलोट्रॉप्स। और 1 से 20 के अंदर छोटे क्लास में हम लोग पढ़ते हैं फॉस्फोरस का एलोट्रॉप फेमस है, और उसके बाद अगर पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो कार्बन का एलोट्रॉप बहुत फेमस है, छोटे क्लास से हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फ्यू एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, गाली गलौज मत करो, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, तो डायमंड है और ग्रेफाइट है। तीसरा वाला फ्लूरेन है, और उसका भी बहुत सारा टाइप्स है, उस एक के बारे में आपकी किताब में लिखा हुआ बकमिंस्टर फ्लूरेन। स्पेलिंग क्या RNCE है, RNE है ना, बस सी है ही नहीं ना, बकमिंस्टर फ्लूरेन ही है। ठीक, ध्यान नहीं हो रहा रगड़ के लिख दूं ताकि पता नहीं, बकमिंस्टर फ्लूरेन। तो ये तो ठीक है, बट एक्चुअली में ये फ्लूरेन जो है ये एलोट्रॉप है कार्बन का। बहुत सारे टाइप का फ्लूरेन के बारे में खोज विचार चल रहा है अभी, उसमें एक का नाम दिया हुआ बकमिंस्टर फ्लूरेन। खैर उसके बारे में बातचीत नहीं करेंगे, वी विल टॉक अबाउट डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो इन दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। 3D स्ट्रक्चर कॉपी में बनाने के लिए नहीं आएगा एग्जाम में, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही 3 डायमेंशनल है। किताब में देखो, कॉपी में भी बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज एन आउट एंड आउट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। 3D स्ट्रक्चर को बुक में कॉपी में क्यों ही बनाओगे, कॉपी आपका 2D में है, क्या जरूरत है उसको 3D में बनाने का, बुक में देखो, ठीक है। और थोड़ा बताओ डायमंड दिख रहा है क्या उसमें देखो हर एक कार्बन एटम कितने कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड है, 4 कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड, और सिंगल बॉन्ड में है या डबल बॉन्ड में है। तो ये फिर क्या क्या हो रहा है, कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4 होता है, और 2 तरह का हो सकता था, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हो सकता है। यहाँ पर सैचुरेटेड फॉर्म में है, सिंगल बॉन्ड है, वैलेंसी कंप्लीट है। तो अभी हम लोग पूरे चैप्टर में कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर में पढ़े, कार्बन का वैलेंसी 4 और ये सैचुरेटेड फॉर्म में है, तो ये किसी के साथ भी इसको केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करने का जरूरत नहीं है, और यू कैन से इसका किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। इसका चारों का चारों बॉन्ड जो है वो फुलफिल है, इसको किसी भी तरह का अपना इलेक्ट्रॉन को इधर उधर शेयर करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ वाली बात। सो इट इज, डायमंड के बारे में हम लोग को मालूम है, इज कंसिडर एज अ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू non presence of free electrons to conduct electricity। मोटर में कार्बन ब्रशेस का क्यों यूज करते हैं, क्या कार्बन ब्रशेस का मोटर में यूज करते हैं, पार्ट नहीं लेता है कार्बन ब्रशेस। हाँ, तो ये तो डायमंड पढ़ा रहा हूँ, उसको कार्बन प्रोसेस में काट दिया। अब देखो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बगल में ही है, थोड़ा सा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखो किताब में, और बताओ क्या क्या दिख रहा है। हर एक कार्बन एटम कितने कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड है, अरे सब लोग बोल भाई, 3 के साथ। और ऐसा एक्चुअली में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी तो हम लोग पढ़े कि 4 होता है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, और उसमें आपके सामने एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, बट उस 3D स्ट्रक्चर में भी थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा कि हर एक कार्बन एटम जो है वो 3 अलग अलग कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड है। तब देखो दिख रहा है सबको, अरे गिन लो, नजर आ रहा, तू ऐसे नहीं लगता तू डायमंड का ही देख रही है, ओ ग्रेफाइट का देख रही है, वो 3D है, 3D स्ट्रक्चर इस वजह से लग रहा है, सबका सब जो है वो 3 के साथ है, वो सब 3D स्ट्रक्चर है। वो 3 ऐसा नहीं है, वक्त 1 2 और तीसरा नीचे के साथ है, मतलब ऐसा नहीं जैसे एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक ऐसे नीचे, इसके साथ ये है ही नहीं, ये दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, इसके 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 और इसके और नीचे वाले के बीच में, समझे, अरे समझ में, 3D स्ट्रक्चर है वैसे, ठीक है, दिखा। तो अब थोड़ा सा पेच है, वैलेंसी होता है 4, वहां पर आप खुद देखें कि 3 ही के साथ बना रहा है। तो इसके लिए हम लोग कार्बन कंपाउंड चैप्टर का कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। जरूर यहाँ पर
बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता होगा, नहीं तो ऐसा संभव नहीं है। कार्बन को तो 4 का वैलेंसी शो करना है बस। और आप 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ही सही, बट वो स्ट्रक्चर देख करके एक आइडिया आपको लग रहा होगा कि हर एक कार्बन एटम जो है वो 3 अलग अलग कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड, लेकिन इसका वैलेंसी 4 होता है। तुम हकीकत थोड़ी झुठला दोगे। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन अंत में तो कार्बन का ही प्रॉपर्टी शो करेगा ना, एलिमेंटवा तो कार्बन है, थोड़ी यहां पर अचानक से 3 का वैलेंसी हो जाएगा। कार्बन का वैलेंसी वर्ल्ड नोन है, 4 का वैलेंसी होता है। तो इसका मतलब है कि जरूर वहां पर एक डबल बॉन्ड कहीं पर बनता होगा, क्योंकि 3 कार्बन है और एक डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये दीज आर नॉट सिंपल स्ट्रक्चर जिसका कि मैं आपको डायग्राम बना के दिखा दूं कि यहीं पर डबल बॉन्ड होगा, बट ऐसे सोचना समझना है तो यू कैन जस्ट एज्यूम कि जो दूर वाला है, दूर वाला मतलब नीचे वाले के साथ जो दिख रहा है, वहां पर जनरली डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ऐसा कोई रूल नहीं है वैसे। इसका डबल बॉन्ड ये कोई सिंपल कंपाउंड नहीं है कि आपको मैं बता दूं कि यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा, बट जनरली जो नीचे वाला देख रहे हो ना, सबको दिख रहा है स्ट्रक्चर नीचे। कोई लोग तो 3 कार्बन पहचान ही नहीं पा रहे, 2 एक ऐसे ऐसे वाला है, एक नीचे वाला है, वो यही 3 है, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक नीचे वाला कार्बन के साथ। डबल बॉन्ड कहाँ से? मोस्ट प्रोबेबली जो दूरी पर है कार्बन का मतलब नीचे वाले के साथ, साथ साथ वाला जो फंसा हुआ है वो 2 वाले पर ही रहता है, और जो नीचे वाला है वो जनरली डबल बॉन्ड पर रहता है। बट दिस इज नॉट अ रूल कि आप कॉपी में उसको याद कर ले, ऐसा कोई रूल नहीं है। समझ में आ रहा बात? मैं थोड़ा पढ़ा लू, ठीक है। तो बात हो रहा था सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का, अभी आप लोग बता रहे थे सैचुरेटेड तो किसी के साथ रिएक्शन करता नहीं है। अभी बड़ा मुश्किल से पता चला कि सब्स्टिट्यूशन कम क्लोरीनेशन कर लेता है, बट वो तो अलग ही बात हो गई। वो तो हम लोग मीथेन ईथेन पढ़ रहे थे, अभी आप मीथेन ईथेन थोड़ी पढ़ रहे। यू आर स्टडिंग कार्बन, सिर्फ कार्बन, यू आर नॉट स्टडिंग हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ग्रेफाइट का भी कितना वैलेंसी पूरा करना है, 4 वैलेंसी। कितने के साथ कनेक्टेड है, 3 के साथ। एक खाली है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली क्या बना रहा है, एक डबल बॉन्ड। वो थोड़ा सा पढ़ो, किताब में भी मिलेगा, थोड़ा लैंग्वेज पढ़ो किताब में, जल्दी जल्दी 1 मिनट में पढ़ो। मिला कुछ? मिला? क्या मिला? किसी एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड जरूर बनाएगा। तो अचानक से थोड़ी ग्रेफाइट पढ़ने जाओगे तो उसका वैलेंसी ही 3 हो जाएगा, ऐसे थोड़ी पॉसिबल है। तो किसी एक के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, और डबल बॉन्ड बनाने का मतलब अनसैचुरेटेड फॉर्म में हुआ। अनसैचुरेटेड फॉर्म होने का मतलब क्या हुआ कि इसका रिएक्शन होने का चांसेस है। रिएक्शन तभी हो सकता है जब इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर सके। अब एक्चुअली में होता क्या है कि देखो, इसका स्ट्रक्चर आपको हेक्सागोनल एरे दिख रहा होगा, दिख रहा है 6 हेक्सागोनल, लिखा छोड़ो यहाँ पर दिखेगा हेक्सागोनल एरे, 1 2 3 4 5 6 एरे मतलब अरेंजमेंट, बहुत सारा हेक्सागोनल अरेंजमेंट आपको दिखेगा, दिख रहा है, दिख रहा है ना। ये सारा अरेंजमेंट जो है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाता है। ये सारा का सारा जो अरेंजमेंट है वो काफी पतले 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 अरेंजमेंट होते हैं, ये सब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाता है। तो हमारे इन एरेस को बीच में बांधने वाला जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है वो काफी वीक होता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो इससे क्या होगा, वो जो डबल बॉन्ड वाले का बात हुआ था, जिसका बात डबल बॉन्ड में किया गया आपको, आप लोग बोले कौन सा होता है, मैं बोला कोई रूल तो नहीं, बट ऐसे अभी समझने के लिए कर लो, जो दूसरे एरे के साथ वाला है उसी के साथ डबल बॉन्ड पे होगा, ठीक है। और ये सब काफी क्लोजली अटैच्ड नहीं होते हैं, इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है जो कि अलग अलग एरेस को जोड़ करके रखता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो वो जो डबल बॉन्ड वाला जो अरेंजमेंट है उसका इलेक्ट्रॉन जो है जब स्लाइडिंग स्लिपिंग होता है, सारा का सारा अरेंजमेंट एक दूसरे के ऊपर स्लिप करते रहता है। इसमें समझ आ रहा बात? क्योंकि इनके बीच के एरेस को पकड़ने वाला जो फोर्सेस है वो काफी कमजोर होता है। तो जो डबल बॉन्ड वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो फ्री हो जाता है, उसको हम लोग लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जिसको आप लोग अपने भाषा में बोलते हैं दिस टर्म्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन। ग्रेफाइट जब अपना स्ट्रक्चर बनाता है तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होने के वजह से, इसके हेक्सागोनल एरेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कमजोर होने की वजह से, जो अलग अलग एरे के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो स्लिप स्लाइड करने लगता है इधर से उधर, उसको हम लोग लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन और अपने भाषा में फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंस होने के वजह से ही ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। डायमंड जो है अब हम लोग देख रहे हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बट ग्रेफाइट जो इट इज कंसीडर्ड एज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इसको लिखो फटाफट, इसी में शॉर्टकट में ही लिखेंगे, इट इज कंसीडर्ड एज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इतना चीज जो मैं बताऊं उतना लिखने का जरूरत नहीं है, बस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही लिखेंगे। किसी को समझाना तुमको बोर्ड के एग्जाम में थोड़ी, तुमको तो लिखना है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बाकी इसका जो स्ट्रक्चर है ये हमारा 3 डायमेंशनल में काफी एक रिजिड स्ट्रक्चर है किसका, डायमंड का।
3D में रिजिड स्ट्रक्चर है, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग देख रहे हैं वो हेक्सागोनल एरे है। हेक्सागोनल एरे है, और इस हेक्सागोनल एरेज को पकड़ने वाला जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होता है, और उसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स जो है, सारा इलेक्ट्रॉन नहीं, वही जो डबल बॉन्ड वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो स्लाइड स्लिप करते हुए निकलते चलता है, जिसके प्रेजेंस के वजह से इट इज कंसीडर्ड एज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, समझ आ रही बात। अब इसमें जो चीज हमें जानने वाली बात है वो ये है, जो कि अभी आपके फ्रेंड अजहर बता रहे थे, इनके स्कूल एग्जाम में भी पूछा गया। इसका स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं, इसका कैसा 3D में रिजिड स्ट्रक्चर है, बट ग्रेफाइट का क्या है, इसके जो एटम्स होते हैं वो स्मूथ एंड स्लिपरी होते हैं। स्मूथ एंड स्लिपरी, क्यों स्लिपरी अभी समझ में आ गया होगा, है ना। इसके जो एरेज है वो एक दूसरे के ऊपर फिसलते रहता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एरेज को बांध करके एक जगह पर नहीं रख पाता, इसलिए इसका जो एरेज है वो एक दूसरे को फिसलते रहता है, स्लिपरी है इसका स्ट्रक्चर। और इसका स्मूथ, स्लिपरी, और आप देख रहे हैं इसमें एक ही एटम है क्या, कार्बन का, इसमें बहुत ज्यादा है, तो आखिर इसमें थोड़ा सिंपल साइंस का कॉन्सेप्ट भी लगेगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, काफी, वैसे तो ग्रेफाइट, डायमंड का तो हमें मालूम ही है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट है, क्योंकि इसका 3D में रिजिड स्ट्रक्चर, ये दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, तो इसका तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ये तो कॉमन सेंस कहता है। इसका तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, ये तो कॉमन सेंस है। बट ग्रेफाइट का भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इसका भी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई है, इसका भी मेल्टिंग पॉइंट हाई है। इसके जो एटॉमिक, जो इसका स्ट्रक्चर है वो स्मूथ है और स्लिपरी है, स्मूथ स्लिपरी। इस वजह से ग्रेफाइट का यूज हम लोग, इट एक्ट्स एज एन लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेंट्स के फॉर्म में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं ग्रेफाइट का। ये आता है एग्जाम में, इस बार आया नहीं आया अलग बात है, बट यही क्वेश्चन आया था अजहर का स्कूल एग्जामिनेशन में, पूछा गया था ग्रेफाइट का इस्तेमाल लुब्रिकेंट के फॉर्म में क्यों करते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्मूथ स्लिपरी है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई है। लुब्रिकेंट तेल, जो साइकिल वाइकिल या मतलब फ्रिक्शन कम करने के लिए लुब्रिकेंट तेल का जो इस्तेमाल करते हो, लुब्रिकेंट का मतलब फ्रिक्शन कम करने के लिए होता है, तो फ्रिक्शन कम करने के लिए ऐसे मटेरियल का ही इस्तेमाल करेंगे ना जो स्लिपरी इन नेचर हो। तो इसका जो नेचर होता है वो स्लिपरी है, स्मूथ है। हाँ, पिघला वो लिक्विड फॉर्म, हाँ वही, इसको पिघला करके ही इसको तुम एज ए लुब्रिकेंट के फॉर्म में इस्तेमाल करते हो। नहीं वैसा नहीं होता, मिला के करना पड़ता है इसको तुम लुब्रिकेंट के फॉर्म में तभी इस्तेमाल कर पाओगे जब इसको पहले मेल्ट कर लो और फिर इसको स्लिपरी फॉर्म में इस्तेमाल करो। पेंसिल में रहता तो प्योर ग्रेफाइट तो नहीं रहता, नहीं प्योर ग्रेफाइट नहीं होगा, प्योर ग्रेफाइट मुड़ जाएगा तो। हाँ, प्योर ग्रेफाइट जो है वो मुड़ जाएगा, सॉफ्ट होता है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट हाई है बट सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है वो, प्योर ग्रेफाइट। ठीक है, तो ये हाई मेल्टिंग पॉइंट, स्मूथ स्लिपरी है, लुब्रिकेंट के फॉर्म में इस्तेमाल होता है। बाकी डायमंड के बारे में तो बहुत कुछ हम लोग को मालूम ही है, मेल्टिंग पॉइंट हाई है और काफी लस्चरस होता है, ये काफी चमकीला, इसका डल अपीयरेंस है, ये सब पढ़े छोटे क्लास में, अब वो सब मैंने लिखवा रहा है। लस्चरस होता है, इसका अपीयरेंस जो है वो डल है, गुड कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर है, हेक्सागोनल अरे है, 3D रिजिड स्ट्रक्चर है, स्मूथ स्लिपरी होता है, ये काफी रिजिड है, टफेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट और हार्डेस्ट मटेरियल टू बी प्रिसाइज, इसको स्मूथ एंड स्लिपरी बोला जाता है। ठीक है, क्यों कंडक्टर है वो समझ में आ गया, शॉर्टकट में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। किसी को समझाना पड़े तो जो अभी मैं समझाया वो समझाना, बट उतना तुमको क्यों समझाना, नहीं समझाना, टेस्ट में उतना समझाने की जरूरत नहीं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ही लिखना है। और मोस्ट प्रोबेबली इलेक्ट्रॉन आने वाला भी नहीं है, बट आप लोग स्कूल में आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा हम लोग भी डिस्कशन कर ले रहे हैं। ठीक है, तो बक-मिस्टर फ्लोरीन के बारे में, इसके बारे में डिस्कशन अभी तक चल ही रहा है। बक-मिस्टर फ्लोरीन का कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में ठीक से मालूम नहीं है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरीन जो कि दुनिया पर मिलता है, उसमें बहुत सारा C60, C20, C50 बहुत सारे तरह का है। एक दिया हुआ आपकी किताब में C60, ये है बक-मिस्टर फ्लोरीन। इसका भी यूजेस बहुत सारा है, मेडिकल फील्ड में इसका यूजेस बहुत टाइप का हो रहा है, अभी इस पर बात ही चल रहा है, मेडिकल साइंसेज में यूज है। लुब्रिकेंट्स के फॉर्म में इसका भी यूज कर सकते हैं, लुब्रिकेंट्स को अमालॉयज वगैरह में यूज किया जाता है, बट इसका प्रॉपर्टी अभी चल ही रहा है खोज में, तो इसका प्रॉपर्टी तुमसे लिखने के लिए नहीं पूछा जाएगा। बक-मिस्टर फ्लोरीन का प्रॉपर्टीज अभी चल रहा है, खोज में चल रहा है इसका। ठीक है, इसका प्रॉपर्टी नहीं। हाँ, कोई पूछेगा इसको बक-मिस्टर फ्लोरीन क्यों कहते हैं, कोई पूछेगा, स्कूल एग्जाम में नहीं पूछेगा, ऐसे ही कोई पूछा जाए तो आपकी किताब में देखो लिखा हो, जब इसका खोज हुआ बक-मिस्टर फ्लोरीन का, तो इसका जो स्ट्रक्चर था वो फुटबॉल के जैसा है, और फॉरेन वगैरह में बनता है जियोडिस्टिक डोम, है ना, जियोडेसिक, जो देखे होंगे बाहर फॉरेन वगैरह में ऐसे गोल टाइप का पूरा डोम, डोम मतलब ऊपर वाला स्ट्रक्चर होता है,
वो वैसा ही जैसे शेप बगल में फ्लोरीन का शेप बना हुआ दिख रहा हो, ये वाला, ये फ्लोरीन का जैसा शेप है, उसी तरह का शेप बना करके डोम बनाए थे ये अपने बकमिंस्टर नाम है ना इनका आर्किटेक्ट, बकमिंस्टर फ्यूलर, उन्होंने वो डोम बनाया था। उनका इस केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, बकमिंस्टर फ्लोरेंस से कोई लेना देना नहीं है, बट वो आर्किटेक्ट थे, उन्होंने तो बनाया था उस शेप का जियोडिसिक डोम, तो उससे मतलब नहीं है, बट हाँ डोम का मतलब गोल जो क्या बोलते हैं गुंबद एक्चुअल वर्ड। तो C60 इज अ टाइप ऑफ फ्लोरीन, ऐसा बहुत सारे टाइप का फ्लोरीन का खोज हो चुका है, C50 C20, बट प्रॉपर्टीज अभी चल रहा है डिस्कशन। तो दीज आर आवर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। फास्फोरस का भी एलोट्रॉप मिलता है, बट चैप्टर का नाम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, तो डायमंड ग्रेफाइट के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। तो ये हो गया हमारा पूरा चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड कंप्लीट, ठीक है।